हो गया शुरू। तो आज के लिए जो तुम्हारे पास टॉपिक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक है, ये है धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये टॉपिक है धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और यहां से आपके पास आएगा बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट बायो सेवर्ट का नियम नाम सुना है कभी बायो सेवर्ट का? सुना है किसी? बायो सेवर्ट का नाम सुना है? कहाँ सुना? पढ़ते समय सुना। बहुत बढ़िया। तो बायो सेवर्ट का नियम है और धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है ना? तो होता क्या, देखो, बायो सेवर्ट का नियम शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। और आपको याद होगा कि एक जगह मैंने ऑस्टेट का प्रयोग पढ़ाया था। याद है? ऑस्टेट का प्रयोग क्या था कि अगर हम किसी चालक में, यहाँ ध्यान दो, अगर हम किसी चालक में चुंबक वैद्युत धारा प्रवाहित करें, ये कोई चालक है भाई, ये कोई क्या है, ठीक है ना, और इसमें हम वैद्युत धारा प्रवाहित करें तो इस चालक के समीप रखी हुई चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती थी। चुंबकीय सुई क्या हो जाती थी? यानी कहने का मतलब है कि धारावाही चालक के समीप धारावाही चालक जो है अपने नजदीक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। पढ़ाए थे, याद है बायो सेवर्ट का नियम? अब क्या होता है कि हमने ऑस्टेट के नियम में हमने ये तो पढ़ा था कि कोई अगर हम किसी चालक में या किसी भी तार में हम क्या भेजें, धारा प्रवाहित करें, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना? अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन हाउ मच, कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये ऑस्टेट ने नहीं बताया था। बताया था? ऑस्टेट के नियम में कहीं आया था ऐसा कोई फॉर्मूला आया था कि धारावाही चालक ने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया और उसके नजदीक कोई बिंदु है तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ, ये बताया था ऑस्टेट ने? नहीं बताया था। इससे पहले ये कहीं पे कोई नियम नहीं आया ना? आया? तो ऑस्टेट के नियम की व्याख्या, इसको आगे मैथमेटिकल स्वरूप देता है तुम्हारे पास बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट, बायो और सेवर्ट, आप इसको बायोट सेवर्ट लिखते हैं वैसे, बायोट SAVART। बायो सेवर्ट जो है ये दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे भाई, एक आदमी नहीं है। कितने आदमी हैं? ये दो फ्रांस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है केवल प्रयोगों के आधार पर, फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो है प्रायोगिक परीक्षण है भाई, इन्होंने जो है कुछ प्रयोग किए, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन किए। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आपने प्रैक्टिकल करने हैं और डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है ना? आपने सपोज के लिए किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की, फिर उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, एक पर्टिकुलर दूरी पे कोई बिंदु लिया, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की क्या की, गणना की। ठीक है ना? फिर आपने उसमें धारा बढ़ाई, फिर चुंबकीय क्षेत्र की उसी बिंदु पर गणना की, और इस प्रकार से इनके बीच आपस में एक संबंध स्थापित करना है। ठीक है ना? उसको वो क्या कहलाएगा? प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। कोई सिद्धांत नहीं है, सिर्फ क्या है, प्रायोगिक और आंकड़ों का खेल है सारा। ठीक है? तो इन्होंने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से एक नियम प्रतिपादित किया भाई 1820 के आसपास।
1820 में इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया कि अगर जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के निकट स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो सकती है। और उस नियम को क्या बोलते हैं हम? उस नियम को बोलते हैं बायो और सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट का नियम सबसे पहले, फिर से वापस 3-4 चीजों पे जा रहा हूं। सबसे पहले क्या है नियम, क्या है, दूसरी बात नियम कहाँ अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो नियम कहाँ अप्लाई होगा, बायो सेवर्ट का नियम जो है, अगर किसी धारावाही चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के काम आएगा। बात समझ में आ गई। अब होता क्या है कि सपोज के लिए कोई अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, वह ये कोई अनंत लंबाई का क्या है, धारावाही, और इस धारावाही चालक में आई एम्पियर की धारा बह रही है। कितनी धारा बह रही है? अब इसकी लंबाई हमें मालूम नहीं है, ठीक है ना, बहुत लंबा तार है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इस तार को हम ये मान सकते हैं कि ये तार छोटे छोटे लघु अवयवों से मिलकर बना हुआ है, और लघु अवयव का मतलब है एक स्ट्रेट भाग। ये सपोज के लिए लघु अवयव क्या है भाई, तार का लघु अवयव है ए बी, जिसकी लंबाई कितनी है, सपोज के लिए हम डेल्टा एल मान लेते हैं भाई। इस लघु अवयव द्वारा यहाँ पे कोई बिंदु P है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न किया जाएगा, इसकी गणना करता है क्या, बायो और सेवर्ट, ठीक है ना। कैसे करेंगे, अगर किसी चालक में आई एम्पियर की धारा बह रही है, उस चालक के निकट किसी बिंदु P पर, और उस बिंदु P की सपोज के लिए जो चालक से दूरी है भाई वो R है, स्मॉल r, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच जो कोण बना है वो थीटा है, इन दोनों के बीच बना कोण क्या है। तो यहाँ पे जो बिंदु B पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये ए बी न लेके ए बी न लेके मैं इसको एक्स वाई ले रहा हूँ भाई। एक्स वाई इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डेल्टा बी आएगा, फिर कंफ्यूजन होगा कि कौन सा बी, इसके लिए हमने प्रतीक के रूप में यूज किया हुआ है। तो सपोज के लिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है डेल्टा बी, ठीक है ना। और पूरे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे गणना करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, सारे लघु अवयवों को द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर उन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और वो जो है बिंदु बी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाएगी, तीव्रता हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब देखो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के किसी लघु अवयव का मतलब होता है चालक का एक छोटा सा भाग, ठीक है। और लघु अवयव, ये ध्यान रखना कि लघु अवयव इसलिए लेते हैं कि तार भले वक्राकार हो, लेकिन उसका जो छोटा सा हिस्सा लोगे वो स्ट्रेट लाइन मान जाती है, वो लगभग क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है ना। तो किसी लघु अवयव डेल्टा एल द्वारा चालक से स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा बी, ये बिंदु देखो, ये बिंदु P यहाँ भी हो सकता है और इसके ठीक यहाँ पे भी हो सकता है भाई, यहाँ पे भी बिल्कुल उतना ही हुआ है, ये बिंदु P यहाँ पे भी हो सकता है और इधर इसके दूसरी तरफ भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सिर्फ दिशा बदल जाएगी, तीव्रता वही रहेगी, ठीक है। तो जो बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी होती है, वो 3-4 बातों पे बात करते हैं।
तीन निम्न बातों, निम्न कारकों पर, निम्न फैक्टरों पर निर्भर करती है। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे निर्भर करती है? वो पहला फैक्टर है नंबर फर्स्ट, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है भाई, वो चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। नंबर फर्स्ट चालक या लघु अवयव दोनों, चूंकि लघु अवयव चालक का ही हिस्सा है, तो जितनी धारा इसमें बहेगी उतनी धारा इस चालक में भी बहेगी, ठीक है। चालक में बहने वाली धारा, चालक में धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। आई के अनुक्रमानुपाती समझते हो? धारा बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। तो डेल्टा बी पहला जो है चार बातों पर निर्भर करेगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसको बना देता हूँ मैं समीकरण नंबर सेकेंड। नंबर सेकेंड, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है धारा के अनुक्रमानुपाती होगी, इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगी। लघु अवयव या लंबाई का, लघु अवयव की लंबाई, लघु अवयव की लंबाई क्या है इस समय? डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होती है। नंबर दूसरी चीज, डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। नंबर सेकंड, ठीक है। नंबर तीसरी बात जो होता है भाई, जो लघु अवयव है वो इस समय कितना माना हुआ हमने? डेल्टा एल माना हुआ है। डेल्टा एल तथा पी को लघु अवयव से मिलाने वाली रेखा, पी क्या है भाई? पी वो बिंदु है जिस पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या कर रहे हैं? गणना कर रहे हैं, ठीक है। पी को लघु अवयव से मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण, इसके बीच कौन सा कोण बन रहा है इस समय? कितना कोण बन रहा है? थीटा की ज्या समझते हो? ज्या का मतलब होता है साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि तीसरी बात जो निर्भर करती है वह डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा कौन सा कोण है? थीटा कोण है वो वाला जो कि इस लघु अवयव को बिंदु P से मिला रहा है। और बिंदु P क्या है? बिंदु P वो पॉइंट है जहां पर आपको क्या करना है? जहां पे आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो रही है, ठीक है। और लास्ट और फाइनल नंबर फोर्थ, बिंदु P, बिंदु तथा लघु अवयव, लघु अवयव हमने माना हुआ इस समय डेल्टा एल के बीच की दूरी, के बीच की दूरी के वर्ग के, ध्यान रहे, व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती समझते हैं? 1 इनवर्स। तो डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो डेल्टा बी किस किस बात पे निर्भर करेगा? एक तो चालक में या लघु अवयव में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती। नंबर 2, लघु अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। नंबर 3, लघु अवयव और लघु अवयव को बिंदु P से मिलाने वाले रेखा के बीच बने कोण के ज्या यानी कि साइन के अनुक्रमानुपाती। और नंबर 4, लघु अवयव और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? वर्ग के रूप में घटेगा। दूरी 2 गुना होगी, चुंबकीय क्षेत्र 4 गुना घट जाएगा। दूरी 4 गुनी होगी, चुंबकीय क्षेत्र कितना गुना घट जाएगा? 16 टाइम घट जाएगा, ठीक है। अब मैं चारों समीकरणों को क्या कर रहा हूं? संयोजित कर रहा हूं। समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व फोर्थ संयोजित करने पर, संयोजित
कर में संयोजित करेंगे तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा, आई डेल्टा एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर 5 है भाई। और इसी को बायो-सेवर्ट का नियम बोलते हैं। दिस इज बायो-सेवर्ट इक्वेशन, यह लॉ। इसी मैथमेटिकल प्रारूप को डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम बोलते हैं। ठीक है। अगर चालक जो है, जो तार है, वो वाई या निर्वात में स्थित हो, यदि चालक वाई या निर्वात में स्थित हो तो डेल्टा बी बराबर हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर म्यू 0 बट्टे 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 6 बना दो, समीकरण नंबर 6 बन रही। तो यहाँ पे म्यू 0 बट्टे 4 पाई कांस्टेंट है भाई। म्यू 0 बट्टे 4 पाई क्या है, एक, जहां म्यू 0 बट्टे 4 पाई एक समानुपाती नियतांक है। आप जानते हैं कि अगर हम अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक इंट्रोड्यूस किया, और उस नियतांक एक समानुपाती नियतांक है, जहां म्यू 0 को वायु या निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता। नाम से कुछ रिमाइंड हो रहा है कि चुंबकशीलता क्या होती होगी। इससे पहले कुछ कहीं पे आया था ये, चुंबकशीलता नहीं आई, लेकिन इससे मिलता जुलता कोई शब्द आया होगा, वैद्युतशीलता आई थी। तो म्यू 0 को जो है वाई या निर्वात की, या सिंपली हम निर्वात ही लिख देता हूँ, वाई या निर्वात ये चुंबकशीलता मैग्नेटिक परमिबिलिटी, याद रखना, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, इसको बोलते हैं चुंबकशीलता, वाई या निर्वात की चुंबकशीलता। और ये जो है फाइनल इक्वेशन है किसके लिए, बायो-सेवर्ट के नियम के लिए। बायो-सेवर्ट का नियम बोलता है, ध्यान रखो, अगर हम किसी चालक में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो चालक की किसी लघु अवयव द्वारा चालक से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चालक से नहीं बल्कि इस डेल्टा एल से भाई, लघु अवयव से स्मॉल r दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो बिंदु यहाँ हो सकता है, इधर हो सकता है, दोनों साइड कहीं। ठीक है। चार बातों पे निर्भर करती है। नंबर फर्स्ट, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। नंबर 2, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि लघु अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। नंबर तीसरा, लघु अवयव को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के साइन के अनुक्रमानुपाती। और नंबर फोर्थ एंड फाइनल, डेल्टा बी का मान जो है वो होता है किसके व्युत्क्रमानुपाती, लघु अवयव और बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इन चारों को संयोजित किया, हमारे पास मिलता है म्यू डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। और यहाँ से कांस्टेंट एक इंट्रोड्यूस कराते हैं हम, म्यू 0 बटे 4 पाई। म्यू 0 को बोलते हैं वाई या निर्वात की चुंबकशीलता। जिस प्रकार से एप्सिलॉन 0, या अगर आपको कहीं पे ध्यान होगा तो एप्सिलॉन 0 को क्या बोलते थे, वाई या निर्वात की, वाई या विद्युतशीलता बोलते थे, विद्युत। तो ठीक इसी तर्ज पे म्यू 0 को हम बोलते हैं, इसको म्यू पढ़ा जाता है भाई। ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये जो है लैटिन अमेरिकन वर्ड है, और इसको म्यू पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। तो ये है बायो-सेवर्ट का नियम, आगे बात समझना। और इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई बायो-सेवर्ट का नियम, और इस पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसी पे सबसे ज्यादा थ्योरी पूछी जाती है कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से आप चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालोगे। आगे बात समझ में। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसी को पहले मैं इसको मिटा दूं, बायो-सेवर्ट
तो यहाँ से मिटा देता हूँ, है ना। अब हम म्यू 0/4 पाई, अभी हम किस पे आए थे, हमने एक और कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, वो क्या था भाई, म्यू 0/4 पाई। अब म्यू 0 क्या होता है, उसका मान कितना होता है, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर्स, अब देखो आपने कहा डेल्टा बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बट्टे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि समीकरण नंबर क्या बना था आपका, 5 बना था। अब यहाँ पे म्यू 0/4 पाई मैंने आपको कहा कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम और एयर है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है म्यू 0, तो म्यू 0 का मान कितना होगा, म्यू 0 का मात्रक कितना होगा, म्यू 0 की विमा कितनी होगी, ये सारी चीजें आपको निकालनी, ठीक। तो म्यू 0 का मान जो है, सबसे पहले तो आप यहाँ से म्यू 0 निकाल लो, तो यहाँ से म्यू 0 बराबर हो जाएगा डेल्टा बी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे आई डेल्टा एल साइन थीटा, आई इधर जाएगा, ये इधर आएगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा, आया कि नहीं आया, ये है। तो म्यू 0 का मात्रक कितना हो जाएगा, म्यू 0 का डेल्टा बी का मात्रक बोलो, डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, क्या होता है भाई, अमन, तो मात्रक याद नहीं रखोगे कौन रखेगा। देखो एफ बराबर क्या आया था, आई बी एल आया था इससे पहले, एफ बराबर क्या आया था, ठीक है। तो यहाँ से बी बराबर एफ अपॉन आई एल, एफ बटे फॉर्मूले याद रखोगे तो मात्रक के रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर से बोल रहा हूँ। तो बी का बराबर एफ बटे आई, एफ का मात्रक न्यूटन, आई का मात्रक एम्पियर, एल का मात्रक मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये आ गया न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, आ गया। 4 पाई का मान, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का मान क्या होगा, आर स्क्वायर का मान क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और बट्टे में क्या आएगा, आई का मान एम्पियर, आई का मान क्या आया, और डेल्टा एल का मान क्या आया, मीटर, डेल्टा एल का मान क्या आया, आया कि नहीं आया। अब देखो न्यूटन पर एम्पियर मीटर इंटू मीटर का स्क्वायर, आई का मान आ गया एम्पियर, डेल्टा एल का मान आ गया मीटर, आ गया ना। तो यहां से इसको सरल करो, न्यूटन तो ठीक है और मीटर स्क्वायर भी ऊपर ही रहा, एम्पियर का स्क्वायर हो गया, एम्पियर का स्क्वायर, और मीटर का, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, अब मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, क्या बचा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये किसका मात्रक है, म्यू 0 का मात्रक है भाई। म्यू 0 की विमा, अगर मात्रक निकाल दिया तो विमा भी निकाल दो, म्यू 0 की जो विमा होगी भाई, अब देखो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन का मात्रक क्या, न्यूटन की विमा क्या होती है, न्यूटन यानी बल की विमा क्या होती है, याद है, नहीं है, अरे बल जैसी सामान्य राशि की विमा याद नहीं है आप लोगों को, एम एल टी माइनस 2, एम्पियर को क्या लिखते हैं, ए, तो ए का एम्पियर स्क्वायर है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा तो इसकी जो विमा हो जाएगी एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2, एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2। और अगर आप जो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होती है भाई, म्यू 0 का प्रमाणिक मान, म्यू 0 का प्रमाणिक मान ये होता है भाई 10⁻⁷ न्यूटन पर
एम्पियर स्क्वायर। याद रखो, अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मान अगर आप याद रखो तो ठीक है, 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। और आप कह सकते हैं कि जब म्यू जीरो बटे 4 पाई, म्यू जीरो बटे 4 पाई, म्यू जीरो बटे 4 पाई का मान होता है, म्यू जीरो का जो प्रमाणिक मान होता है वो होता है भाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और म्यू जीरो बटे 4 पाई का मान होता है, ये बचते 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। म्यू जीरो बटे 4 पाई का मान, इसका मान हो गया 4, फिर से लिख देता हूँ, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो म्यू जीरो बटे 4 पाई, 4 पाई इधर आ जाएगा, बराबर बच जाएगा 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो ये वाई या निर्वात की चुंबकशीलता है म्यू जीरो, और उसका जो मात्रक है वो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है। आप इसको वेबर में भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आप इसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अगर आप वेबर पर मीटर स्क्वायर में निकालो तो इसका जो मात्रक आता है, इसी का मात्रक वेबर पर एम्पियर मीटर भी आता है भाई। एम्पियर एक मात्रक, म्यू जीरो का एक मात्रक है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वो कब आएगा देखो, ये कब आएगा, ये तब आएगा जब हम डेल्टा बी का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर ना लेके, अगर हम डेल्टा बी का मान जो है डेल्टा बी बराबर देखो 5 बराबर बी ए। अभी आपने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा था ना, I इक्वल टू बी ए पढ़ा था, तो यहाँ से बी बराबर 5/a होता था, 5 तो यहाँ से बी का जो मात्रक है, बी का मात्रक वो जो है, इसका मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या आता था, वेबर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता था। एक मात्रक और आता था चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र का, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आप न्यूटन पर एम्पियर मीटर की जगह अगर वेबर पर मीटर स्क्वायर रखोगे तो ये मात्रक मिलेगा। क्या मिलेगा? वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, रखने की आवश्यकता है मेरे लिए, रख लोगे। तो म्यू जीरो बटे 4 पाई का मान होता है भाई 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ध्यान रहे, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और ये आप कह सकते हैं म्यू जीरो बटे 4 पाई का मान, म्यू जीरो बटे 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, म्यू जीरो क्या होता है, चुंबकशीलता क्या होती है, वाई अनुपात की बात समझ में आ गई। उसका मात्रक क्या होता है, उसकी विमा क्या होती है, और बाय-सेवर्ट का नियम क्या होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, और ये एक आर्टिकल है, काफी ज्यादा पूछी जाती है। यहाँ मिटा दूं मैं इसको, मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ इतना फिलहाल। ये इसी का पार्ट है, बाय-सेवर्ट के नियम का ही पार्ट है कि चुंबकशीलता, वायु निर्वात की चुंबकशीलता, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता को क्या लिखा, अभी लिखा म्यू जीरो, तथा वैद्युतशीलता, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी को क्या लिखते थे, एप्सिलॉन जीरो के बीच संबंध। ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, चुंबक से। म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो के बीच आपसी संबंध क्या है। ठीक है, और ये पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन म्यू जीरो एंड एप्सिलॉन जीरो। अब देखो, आप जानते हैं
कि म्यू जीरो बट्टे 4 पाई, आप जानते हैं अभी आपको बताया म्यू जीरो बट्टे 4 पाई बराबर कितना बताया 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर। इसको बना दो समीकरण नंबर 6, ठीक है। तथा कूलॉम का नियम में 1/4πε0 आता है भाई, ठीक है ना। तथा 1/4πε0 का मान कितना होता था याद है? कूलॉम के नियम में F बराबर होता था 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे। तो यहाँ से 1/4πε0 का मान कितना आता था? ये आता था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो मात्रा के यहाँ से FR स्क्वायर हो जाएगा बट्टे Q1 Q2 हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर Q1 Q2 का मान कितना होता था? कूलॉम। तो कूलॉम को मैं C लिख दे रहा हूँ इस समय। तो 1/4πε0 का मान होता था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। मेक इट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर क्या बना दो? इसको 2 बना दो, ठीक है। यहां से आप चाहो तो इसका मान निकाल दो, इसलिए 4πε0 बराबर हो जाएगा 1/9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। इसको बनाओ समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को गुणा कर दो। गुणा क्यों कर रहा हूं? देखो क्योंकि यहाँ ε0 और μ0 के बीच आपसी संबंध निकल रहा है, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड गुणा कर दो। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को गुणा कर दें तो क्या मिलेगा? μ0 बटे 4, बाएं पक्ष से गुणा होगा और दाएं पक्ष किससे गुणा होगा? μ0 बटे 4 पाई गुणा हो जाएगा भाई 4πε0 से 4 पाई और इक्वल टू हो जाएगा दाएं पक्ष से गुणा हो जाएगा ये 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये गुणा हो जाएगा इससे। देखो बाएं पक्ष तो बाएं पक्ष से गुणा होगा और दाएं पक्ष किससे गुणा होगा? दाएं पक्ष से। तो 10⁻⁷ न्यूटन ये हो जाएगा गुणा 1/9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। न्यूटन मात्रक जरूर लिखना, ठीक है ना। और यहाँ से 4 पाई से कट गया भाई, 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सो यू विल फाइंड μ0 × ε0, μ0 इंटू, तो इसको लिख सकते हैं भाई 1/, देखो 9 × 10⁻⁷, 9 तो पहले से है यहाँ और ये -7 ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। अब देखो मात्रा क्या बचता है? मात्रा क्या बचेगा? न्यूटन पर, तो लास्ट में मात्रक बचेगा मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप इसको कैलकुलेट करो, अगर आप इसको ढंग से कैलकुलेट करो, देखो एम्पियर कूलॉम को जो है एम्पियर सेकंड लिख देना, Q बराबर I × T होता है, तो एम्पियर इंटू I × T, एम्पियर सेकंड लिख देना, एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में बचेगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और μ0 बटे 4 पाई, μ0 × ε0 इक्वल टू निकल आएगा भाई μ0 × ε0 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 × 10 की पावर, देखो 9 × 10 की पावर 9 + 7 कितना हो जाएगा? 16। तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर लिख सकते हो इसको। देखो 10 की घात 9 है, 10 की घात 100 जुड़ के कितना, 7 जुड़ के कितनी हो जाएगी? 16, और 9 × 10 की पावर 16 आ जाएगा। 9 × 10 की पावर 16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, और 9 × 10 की पावर 16 को हम लिख सकते हैं 3 × 10 की पावर 8, 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर 8 का स्क्वायर 10 की पावर 16। अब ये क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा कि 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये होता है भाई स्मॉल c, यानी कि
वायु या निर्वात में सी क्या होती है, यस, स्पीड ऑफ लाइट है भाई। और यहां से आप कह सकते हैं कि म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो, म्यू जीरो इंटू, इसलिए म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 1/c²। ये जो है वायु निर्वात की चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता के बीच संबंध है भाई। वायु निर्वात की चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता का गुणनफल वायु निर्वात में प्रकाश की चाल के वर्ग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। आप चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो कि वायु निर्वात में, वायु निर्वात की वैद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता का गुणनफल, वायु निर्वात की वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता का गुणनफल, कॉमा करके आप लिखोगे वायु निर्वात में प्रकाश की चाल के वर्ग के बराबर होती है। आई बात समझ में? तो ये पूछा जाता है भाई, सिद्ध कीजिए म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 1/c²। यहाँ से आप चाहो तो वायु निर्वात में प्रकाश की चाल भी निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि c² बराबर 1/म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो एंड फाइनली c इक्वल टू 1/√म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो, या एप्सिलॉन जीरो इंटू, आप यहाँ से वायु निर्वात में प्रकाश की चाल की गणना भी कर सकते हैं इस सूत्र से। आई बात समझ में? बायो-सैवर्ट का नियम क्लियर हो गया। बायो-सैवर्ट का नियम किस काम आता है, ये चीज क्लियर कर लो। बायो-सैवर्ट का नियम होता क्या है, ये चीज मैं बता चुका हूँ। साथ में जो है चुंबकशीलता एक नया भौतिक राशि आपके लिए आई थी। तो नई भौतिक राशि चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, उसका विमा क्या होती है, और वो चुंबकशीलता होती क्या है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। और साथ ही मैं आपको बता चुका हूँ कि वायु निर्वात की चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता के बीच संबंध। क्लियर? आज के लिए बहुत है इतना। तो नोट करो और याद करो, पढ़ लो भाई इनको, हैं।